सोचिए जरा, एक आजादी की लड़ाई जो कुछ वकीलों और पढ़े लिखे लोगों तक ही सिमटी हुई थी। फिर एक शख्स आता है और उसे करोड़ों लोगों की, आम लोगों की आवाज बना देता है। तो सवाल यह है कि वो व्यक्ति कौन था और उन्होंने ये सब किया कैसे। आज हम महात्मा गांधी की कहानी के जरिए यही समझेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान ने एक पूरे देश की तकदीर बदल दी। तो देखिए, पहले क्या था। आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच की बात थी। मीटिंग्स होती थीं, चिट्ठियां लिखी जाती थीं। लेकिन देश का जो आम इंसान था, किसान, मजदूर, वो इस पूरी कहानी से, इस पूरी लड़ाई से जैसे बाहर ही था। फिर गांधी जी आए और पूरा नज़ारा ही बदल गया। उन्होंने इस लड़ाई को बंद कमरों से बाहर निकाला और सीधा देश के गांव-गांव, खेत-खेत तक पहुंचा दिया। तो आखिर ये जबरदस्त बदलाव हुआ कैसे? एक आंदोलन जो कुछ लोगों तक सीमित था, वो एक जन आंदोलन कैसे बन गया? जवाब एक ही नाम में छुपा है, और उनके तरीकों में। गांधी जी के असर को ठीक से समझने के लिए ना, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि उनके आने से पहले आज़ादी की लड़ाई असल में थी कैसी और उसमें क्या कमी थी। तो देखिए, उस वक्त कांग्रेस में ना मोटे तौर पर दो ग्रुप थे। एक थे नरम दल वाले, जिनका मानना था कि भाई अंग्रेजों से आराम से बात करो, चिट्ठियां लिखो, रिक्वेस्ट करो, शायद कुछ सुधार हो जाए। और दूसरे थे गरम दल वाले, जो कहते थे कि नहीं, बिना सीधे संघर्ष के कुछ हाथ नहीं लगने वाला। सोच अलग थी, पर एक चीज कॉमन थी। दोनों ही ग्रुप्स की लड़ाई आम जनता की लड़ाई नहीं थी। ये सब कुछ एक छोटे से पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित था। और बस यहीं पर गांधी जी की सोच एकदम अलग थी। साल था 1916, जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भारत में उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी, और उन्होंने आते ही अपनी सोच बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश का हर एक इंसान, हर किसान, हर मजदूर इस लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझेगा, तब तक सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तो सवाल ये था कि इतने बड़े देश को जगाया कैसे जाए। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की एक ऐसे हथियार से जिसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में सालों की मेहनत से तैयार किया था। और ये कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, ये हथियार बना था सच्चाई और हिम्मत से। और वो हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह या सच पर टिके रहना। ये आइडिया ना बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। इसका मतलब है कि अगर आप सच के साथ हैं तो आपको सामने वाले को चोट पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस अन्याय के सामने झुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और यही सोच, यही फिलॉसफी आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की आत्मा बनी। और गांधी जी ने आते ही कोई बहुत बड़ा नेशनल आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले जमीन पर काम किया, अपने इस तरीके को टेस्ट किया। 1917 में वो गए बिहार के चंपारण, वहां नील किसानों के हक के लिए लड़े। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की बेहतर सैलरी के लिए भूख हड़ताल की। और उसी साल गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के साथ खड़े हुए जिनकी फसलें खराब हो गई थी, पर अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे। ये तीन छोटे छोटे लग सकते हैं, पर इन तीन जीतों ने पूरे देश को एक मैसेज दे दिया कि एक ऐसा लीडर आ गया है जो आम आदमी की बात करता है और उसकी लड़ाई लड़ता है। तो ये तो थी शुरुआत। अब देखते हैं कि कैसे इन छोटी लोकल जीतों को एक बड़े देशव्यापी आंदोलन में बदला गया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें लाखों लोग साथ चलें। हर बड़े आंदोलन के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और यहाँ वो चिंगारी थी 1919 का रॉलेट एक्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को ये पावर दे दे कि वो किसी को भी सिर्फ शक की बिना पर बिना केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। इस नाइंसाफी ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी, और गांधी जी को मौका मिल गया अपने पहले अखिल भारतीय सत्याग्रह का। और यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सिंपल था, पर बहुत असरदार। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज हम पर राज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम भारतीय ही उनके साथ सहयोग करना बंद कर दें तो उनका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाइल भी पेश की गई। अब अगला बड़ा आंदोलन एक ऐसी चीज पर था जिसे देश का हर गरीब, हर अमीर, हर इंसान समझता था। नमक।
सोचिए, अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बना सकता है न बेच सकता है। सबको मजबूर किया जाता था कि वो अंग्रेजों का बनाया महंगा टैक्स लगा हुआ नमक खरीदें। मतलब एक इतनी बेसिक सी चीज पर भी कंट्रोल और टैक्स, ये ब्रिटिश राज के शोषण का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। और इस नाइंसाफी का जवाब गांधी जी ने जिस तरह से दिया वो वाकई कमाल था। 12 मार्च 1930 वो अपने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब शुरू किया तो कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रास्ते में हजारों लाखों लोग जुड़ते गए। और 6 अप्रैल को जब वो दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे तो वो अकेले नहीं थे, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। वहां उन्होंने बस जमीन से एक मुट्ठी नमक उठाया और ब्रिटिश साम्राज्य का कानून तोड़ दिया। एक मुट्ठी नमक ने दुनिया भर में फैले ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। पूरी दुनिया की नजरें इस मार्च पर थीं, पर शुरू में सब मजाक उड़ा रहे थे। मशहूर टाइम मैगजीन ने तो लिखा कि ये एक दुबला पतला मरियल सा आदमी है जो लगता है दूसरे दिन ही थककर गिर जाएगा। मतलब किसी ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। पर उनकी ये हंसी ज्यादा दिन नहीं चली। जब दांडी मार्च कामयाब हुआ तो उसी टाइम मैगजीन्स के सुर बदल गए। अब उन्होंने गांधी जी को एक राजनेता और एक संत कहा। उन्होंने माना कि ये इंसान अपने दुश्मनों को एक ऐसी ताकत से हरा रहा था जो उनकी समझ से बाहर थी, एक नैतिक ताकत। नजरिया 180 डिग्री घूम चुका था। अब तक ये आंदोलन एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा सिर्फ आज़ादी की खुशी नहीं बल्कि बंटवारे का भयानक दर्द भी साथ लेकर आया। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा धक्का, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। मतलब साफ था, अब बातचीत का वक्त खत्म। अंग्रेजों ने फौरन गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बार आंदोलन आम जनता ने अपने हाथों में ले लिया और ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया। ये साफ हो गया था कि अब भारत की आज़ादी की चाहत को कोई नहीं दबा सकता। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था। दिल्ली में जबरदस्त जश्न का माहौल था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो इंसान जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ, महात्मा गांधी, वो उस जश्न में कहीं नहीं थे। तो सवाल उठता है कि वो थे कहाँ? जिस एक दिन के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी दिन वो गायब कहाँ थे? वो बंगाल में थे। जिस वक्त दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी बंगाल के दंगाग्रस्त गांवों में नंगे पैर चल रहे थे। बंटवारे के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो भयानक हिंसा भड़की थी, उसे रोकने के लिए वो उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके लिए कागज पर मिली आज़ादी का कोई मतलब नहीं था अगर इंसान ही इंसान को मार रहा हो। और ये हमें कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद हिस्से तक ले आता है, जहां गांधी जी की जिंदगी ही उनका आखिरी संदेश बन गई। पर शांति और एकता की उनकी ये कोशिशें सबको राज नहीं आ रही थीं। भारत के मुसलमानों के हक की बात करने की वजह से कुछ कट्टरपंथी लोग उनसे नाराज थे। और 30 जनवरी 1948 को जब वो दिल्ली में एक प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसकी जान हिंसा से ही ली गई। पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। और याद है वो टाइम मैगजीन जिसने कभी उन्हें मरियल आदमी कहकर मजाक उड़ाया था? उसी मैगजीन ने अब उनकी मौत की तुलना अब्राहम लिंकन की हत्या से की। उन्होंने इसे एक महान मकसद के लिए दी गई शहादत बताया। एक मरियल आदमी से लेकर एक ग्लोबल सिंबल तक का सफर अब पूरा हो चुका था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के दौर में जब दुनिया में इतनी नफरत और हिंसा है, गांधी जी की विरासत हमें क्या सिखाती है? क्या उनकी अहिंसा की बातें, सच पर टिके रहने की जिद और आम इंसान की ताकत पर उनका भरोसा, क्या ये सब आज भी मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ढूंढना है।